नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। आज सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास लगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके लिए कितने वोट पड़े हैं, किसी एग्जिट पोल ने आपको यह नहीं बताया, आज हम बताएंगे। राज्यों के एग्जिट पोल के वो आंकड़े जो 2024 का रिजल्ट बताएंगे वो भी आपको बताऊंगा। ये तो 2023 की बात हो रही है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों में 2024 के लिए क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। एग्जिट पोल में मोदी के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम, जातिगत जनगणना ये कैसे फेल हो गए ये भी आपको बताऊंगा। 5 राज्य के वो नतीजे जो इंडी गठबंधन का स्वाहा कर देंगे क्या, इस सवाल का जवाब दूंगा। सारे एग्जिट पोल देखकर भी आप पछताएंगे अगर ये एग्जिट पोल जब हम दिखाने जा रहे हैं वो नहीं देखा। इसके अलावा पाकिस्तान से लौटी अंजू से पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है। अंजू पाकिस्तान से जासूस बनकर लौटी है क्या? मोबाइल पर लड़की का एक ऐसा वीडियो जो आपके साथ बड़ा धोखा कर जाएगा, ये चैप्टर जरूर देखिएगा। धोखा देकर बैंक अकाउंट खाली करने वालों का सबसे घातक हथियार आ चुका है, और अगर आज ये चैप्टर नहीं देखिएगा तो आपका अकाउंट भी खतरे में होगा, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो खतरे में होगा। आखिर में किस्सा अनसुना नरेंद्र मोदी के घर के बाहर खड़े अनजान व्यक्ति का किस्सा लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई के दौरे पर रवाना हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के न्योते पर पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर दुबई गए, जहां पीएम जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों पर होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज से मैं भी केजरीवाल नाम से कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत पार्टी दिल्ली में डोर टू डोर रेफरेंडम करेगी और लोगों से पूछा जाएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। उत्तरकाशी के टनल में जब मजदूर फंसे थे तब टनल के अंदर क्या माहौल था, उसका एक वीडियो आज बाहर आया। वीडियो में बहुत सारे फल और खाना दिख रहा है, तो पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाया गया था। वीडियो में टनल में फंसे मजदूर भी दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे टनल के अंदर सरवाइव कर रहे हैं वो। एयर इंडिया की फ्लाइट का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि फ्लाइट की छत से पानी टपक रहा है और वो नीचे बैठे यात्रियों पर गिर रहा है। जिन सीटों पर पानी गिरा वहां से यात्रियों को हटाना पड़ा। लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं क्योंकि फ्लाइट के सफर को सबसे आरामदायक माना जाता है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें पॉलिटिकल साइंस की क्लास सबसे पहले ला रहा हूं, जिसमें एग्जिट पोल्स का चैप्टर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के एग्जिट पोल में मोदी के लिए कितने वोट पड़े। राज्यों के एग्जिट पोल के वो आंकड़े जो 2024 का रिजल्ट बता रहे। एग्जिट पोल में मोदी के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम, जातिगत जनगणना फेल हो गए क्या? 5 राज्य के वो नतीजे जो इंडी गठबंधन का स्वाहा कर देंगे क्या? सारे एग्जिट पोल देखकर भी आप पछताएंगे अगर ये एग्जिट पोल नहीं देखा। सबसे पहले उसका चैप्टर। एग्जिट पोल्स के रिजल्ट तो आप हर जगह देख रहे होंगे, लेकिन हम जो एग्जिट पोल पाठशाला में दिखाने वाले हैं, हम जो एग्जिट पोल के आंकड़े पाठशाला में रखने जा रहे हैं, वो सिर्फ 5 राज्यों के नतीजों का अनुमान भर ही नहीं है, बल्कि 2024 का रिजल्ट क्या आएगा ये भी आपको बताएंगे। इन आंकड़ों से आपको पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव में मोदी के नाम पर कितने वोट पड़े और इससे 2024 के चुनाव के लिए इंडी गठबंधन की पूरी प्लानिंग कैसे स्वाहा होने वाली है। क्योंकि इंडी गठबंधन के खास तौर पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसको लेकर यह माहौल बनाया गया था कि यहां तो बीजेपी कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाएगी। यही बोल रहे थे ना कि मध्य प्रदेश तो खत्म माहौल है। यह माहौल बनाया जा रहा था कि कांग्रेस को तो मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड जीत मिलेगी, मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल्स के आंकड़े तो अलग ही पिक्चर दिखा रहे हैं। जितने भी एग्जिट पोल्स हुए हैं, अगर सभी को मिलाकर पोल ऑफ पोल्स मध्य प्रदेश का देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कुछ आंकड़ा इस तरह से बनता है। पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 131 सीटें आ सकती हैं, 131 230 में से, और कांग्रेस 96 सीटों पर अटक जाएगी
अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती है। बहुमत का आंकड़ा 116 है, यानी पोल्स ऑफ पोल्स दावा कर रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 15 सीट ज्यादा हासिल कर सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। और कुछ एग्जिट पोल्स के आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को लैंडस्लाइड जीत मिलेगी। जैसे मध्य प्रदेश में टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, जरा अगर आप उसको यहां देखेंगे, जो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, वो ये दावा कर रहा है कि बीजेपी को, जरा ये आंकड़ा देखिए, इसको आपको दिखाता हूं। अब ये जरा देखिए, इसमें मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, और इस मध्य प्रदेश के आंकड़े के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमारा पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि बीजेपी को 131 सीट आएगी और कांग्रेस 96 पर अटक जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी का एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस 117 तक जा सकती है और बीजेपी 111 तक जा सकती है। अब दूसरे एग्जिट पोल देखिए, न्यूज 18 कह रहा है कि बीजेपी 112, कांग्रेस 113, इतने कांटे की टक्कर है। आज तक और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी तो 150 का आंकड़ा पार कर जाएगी, 150 प्लस, और कांग्रेस मात्र 79। टीवी 9 भारतवर्ष का कह रहा है 111 बीजेपी और 116 कांग्रेस। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 149, कांग्रेस 80, और न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल भी कह रहा है कि बीजेपी 150 के पार चली जाएगी और कांग्रेस 74। और इसीलिए जो पोल ऑफ पोल्स बन रहा है, बीजेपी मध्य प्रदेश में 131 और कांग्रेस जो है वो मात्र 96 सीट पर रह जाएगी। यानी अगर आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर मोटे तौर पर यह नजर आता है कि एग्जिट पोल्स या तो नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं या ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को मैसिव जीत मिलने जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी ने जो एग्जिट पोल किया उसमें मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस को 109 से 125 सीट आ सकती है, बीजेपी को 105 से 117 और अन्य को 1 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, एग्जिट पोल हमारा कह रहा है कि कांग्रेस को करीब 44% के आसपास मध्य प्रदेश में वोट मिल सकता है, बीजेपी को 42.2% और अन्य को 13.94% वोट मिल सकता है। यानी वोट प्रतिशत भी दोनों पार्टियों का बिल्कुल अगल बगल नजर आता है। अगर इसी आंकड़े को अगर आप देखें और 2018 के चुनाव से इसकी तुलना करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितना बड़ा फर्क जो है वो 2018 के मुकाबले नजर आ रहा है जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसके नाम पर बीजेपी मध्य प्रदेश में वोट पड़ रहा है। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 2013 में बीजेपी को, कांग्रेस को 58 सीट आई, 2018 में कांग्रेस को 114 सीट आई और टाइम्स नाउ नवभारत का एग्जिट पोल कह रहा है कि 109 से 125 सीट कांग्रेस को आ सकती है। इसी तरह से बीजेपी को 165 सीटें थी 2013 में, फिर बीजेपी 109 पर आई और इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, 117 तक जा सकती है। अन्य का कोई रोल ज्यादा नजर आता नहीं, तो इसलिए वहां पर अन्य का कोई खेल हो जाए ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। अब आप जरा अगर इसी को वोट परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को 36-37% वोट था 2013 में, 2018 में ये 4% बढ़ गया, 41% हुआ और 2023 में ये 2% और बढ़ सकता है। अगर आप बीजेपी देखिए 45% पे थी, फिर 41% पर आई, लेकिन इस बार बीजेपी का वोट शेयर 42% जा रहा है, यानी बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ रहा है। जो वोट शेयर घट रहा है वो अन्य के खाते से निकल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में बाइपोलर मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी कहीं है ही नहीं। मध्य प्रदेश में एक और फैक्टर की बहुत चर्चा हुई और वो फैक्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और इस चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई थी कि सिंधिया से कैसे बदला लिया जाए। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने ताकत झोंकी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सिंधिया के गढ़ की क्या पिक्चर दिखा रहे हैं यह भी आपको बताता हूं। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गढ़ है वो ग्वालियर और चंबल का रीजन माना जाता है। इस रीजन में कांग्रेस को 18 से 20 सीटें आ रही हैं, लेकिन पिछले बार के मुकाबले सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस को, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस 26 सीट पे थी। बीजेपी को इस रीजन में पिछले बार के 7 के मुकाबले सीटें ऑलमोस्ट डबल हो रही हैं, 13 से 15, और अन्य की सीटें वहीं की वहीं हैं। अगर इसको आप पिछले चुनाव से तुलना करें तो लगता है कि बीजेपी ने सिंधिया के गढ़ में पिछली बार के मुकाबले अच्छी बढ़त बनाई है और कांग्रेस जो है वो
सिंधिया ने धोखा दिया, ये बात भुना नहीं पाए, क्योंकि ग्वालियर चंबल रीजन में पिछली बार जो सीटें थी वो अब आपके सामने है कि कैसे बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक विधानसभा चुनावों में किसके नाम पर वोट पड़ा, किस वर्ग ने किस पार्टी को वोट किया, एग्जिट पोल का वो आंकड़ा जिससे 2024 के भी बड़े संकेत मिल रहे हैं, अब आपको वो भी बताता हूं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की महिला और पुरुष वोटर्स ने किस पार्टी को वोट दिया है। टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी एग्जिट पोल के मुताबिक पुरुष वोटर, उन्होंने बीजेपी के लिए 40% पुरुषों ने वोट किया, जबकि कांग्रेस को 45% पुरुषों का वोट मिला है, अन्य के लिए 15% पुरुषों ने वोट किया। जबकि महिला वोटर ने बीजेपी के लिए ज्यादा वोट किया, 44% महिलाओं ने मध्य प्रदेश में, एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी को चुना है, और कांग्रेस ने 42% महिलाओं का वोट पाया है, अन्य के खाते में 14%। यानी अगर आप देखेंगे तो महिला वोटर बीजेपी के साथ ज्यादा दिख रही हैं, और यह फैक्टर नरेंद्र मोदी से भी जुड़ा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली योजना चलाई उससे भी जुड़ा हुआ लगता है। मध्य प्रदेश ने किस वर्ग से कितने वोट किसको मिले वो भी आपको बताता हूं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापारी दुकानदार था, जो कि मोटे तौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो अब भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी को 49% व्यापारियों ने वोट किया है। तो जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, वो देखें कि व्यापारी भर भर के बीजेपी को वोट कर रहा है, क्योंकि उसको मुनाफा हो रहा होगा। कांग्रेस 39% व्यापारियों का वोट ले पाई और अन्य 12%। दिहाड़ी मजदूर बीजेपी के साथ 38% दिहाड़ी मजदूर गए, हमारा एग्जिट पोल दावा करता है। कांग्रेस के साथ 51% और अन्य के साथ 11%। किसानों ने 47% वोट किया कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए 37% किसानों ने वोट किया और अन्य ने 16%। अब है सवाल सरकारी नौकरी वालों का। 39% सरकारी नौकरी वालों ने, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी के लिए वोट किया है, जबकि कांग्रेस के लिए 53% सरकारी नौकरी वालों ने वोट किया है। अब यह आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले मोटे तौर पर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। क्या यह संकेत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के चक्कर में सरकारी नौकरी वाले बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं की बजाय कांग्रेस के लिए अब ज्यादा वोट कर रहे हैं? गृहिणियों ने कितना वोट किया किसके लिए? बीजेपी के लिए 48% गृहिणियों ने वोट किया है, एग्जिट पोल का दावा है। 41% गृहिणियों ने कांग्रेस के लिए वोट किया और अन्य ने 11%, अन्य के लिए 11%। प्राइवेट नौकरी वालों ने 52% प्राइवेट नौकरी वालों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, एग्जिट पोल के मुताबिक। 38% प्राइवेट नौकरी वालों ने कांग्रेस के लिए वोट किया है और मात्र 10% ने अन्य के लिए वोट किया। अब आप देखिए फर्क कितना है। सरकारी नौकरी वाले कांग्रेस के लिए वोट कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी वाले बीजेपी के लिए भर भर के वोट कर रहे हैं। इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी नौकरी वालों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। रिटायर्ड लोगों ने 46% रिटायर्ड लोगों ने बीजेपी को चुना है, जबकि कांग्रेस के लिए 44% और अन्य 10%। 48% छात्रों ने मध्य प्रदेश में वोट किया, एग्जिट पोल का दावा है, जबकि कांग्रेस ने कोई के लिए 39% और अन्य के लिए 13%। अब आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि भाई युवा तो बेरोजगार है, वो तो वोट नहीं कर रहा, छात्र तो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन जब बेरोजगारी की बात आई, जो बेरोजगार थे उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया। 47% ने कांग्रेस के लिए वोट किया और 36% ने बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा उठाया। भाई ये किसने वोट किया किसके लिए मध्य प्रदेश में, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर कांग्रेस को वोट सरकारी कर्मचारियों के तो मिल रहे हैं, लेकिन महिलाओं का वोट अभी भी भर भर के बीजेपी के पास जा रहा है। अब सवाल है कि दलित और जो दूसरे समाज के लोग हैं वो किसके लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा चुनाव में उठाया और इस पर पीएम मोदी को घेरा। लेकिन एमपी में ओबीसी एससी एसटी वर्ग ने किस पार्टी को कितना वोट दिया ये भी देखिए। ओबीसी समाज, अदर बैकवर्ड कास्ट, आज भी बीजेपी को भर भर के वोट दे रहा है। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल कह रहा है कि 54% ओबीसी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, 41% कांग्रेस के साथ और अन्य के साथ 5%। शेड्यूल कास्ट हालांकि कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे हैं, 47% एससी वोट कांग्रेस को गया है और 38% बीजेपी को। शेड्यूल ट्राइब बीजेपी को 34% और कांग्रेस को 53%, और यह बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को शेड्यूल ट्राइब का वोट बहुत मिला है कई दूसरे राज्यों में।
अब आप देखिए मुसलमानों का वोट, 82% मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया, यानी लैंडस्लाइड वोटिंग हुई है, एक तरफा वोटिंग हुई है कांग्रेस के लिए मुसलमानों की। लेकिन 11% मुसलमानों ने बीजेपी के लिए भी वोट किया है। सामान्य वर्ग का वोट बीजेपी को गया, 62% जनरल कैटेगरी के लोगों ने बीजेपी को वोट किया, जबकि कांग्रेस को मात्र 29%। यानी राहुल गांधी ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक फेल होती दिख रही है और ओबीसी का ज्यादा वोट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। हां, यह जरूर है कि बीजेपी का जो आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों का वोट भर भर के कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। और इसका मतलब यह है, अगर इन पूरे आंकड़ों का आप जोड़ें, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का वोट अभी इंटैक्ट है। अगर महिलाएं वोट कर रही हैं बीजेपी के लिए, अगर ओबीसी वोट कर रहा है बीजेपी के लिए, तो मध्य प्रदेश 2024 में भी नरेंद्र मोदी के लिए भर भर के वोट करेगा, इसके संकेत मिल रहे हैं। अब बात करता हूं राजस्थान की। राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस ये दावा करती रही है कि हर 5 साल में चूंकि सरकार बदलने का ट्रेंड है तो वो इसको रोक देगी, वो राजस्थान का रिवाज बदल देगी, कांग्रेस कहती है। लेकिन राजस्थान के पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिख रहा है। अगर मैं आपको यह आंकड़ा दिखाऊं, माफ कीजिएगा, आपको आंकड़ा दिखाता हूं राजस्थान का। बीजेपी को राजस्थान के अंदर 104 सीट आ सकती है, यह एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं और पोल ऑफ पोल्स में दावा, यानी सबका मिला दीजिए तो एवरेज बीजेपी का 104 सीट बन रहा है। कांग्रेस 84 सीट और अन्य 12 सीट। और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 101, यानी बीजेपी को सारे एग्जिट पोल भी मिला दीजिए तो बहुमत मिल जाएगा। एकलौता एग्जिट पोल है आज तक का जो कह रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। बाकी सारे एग्जिट पोल लगभग बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं और एक न्यूज 24 का एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहा है, बीजेपी को 89 सीट दे रहा है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में क्लियर कट बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर आप टाइम्स नाउ नवभारत का एग्जिट पोल का आंकड़ा देखेंगे तो हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 56 से 72, बीजेपी को 108 से 128 और अन्य को 13 से 21 सीटें आ सकती हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग हुई और बहुमत के लिए 100 सीटों का आंकड़ा चाहिए और एग्जिट पोल में बीजेपी को यह साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। भाई 128 पे और कहां 100 चाहिए। एग्जिट पोल में राजस्थान में किसे कितना वोट मिलने का अनुमान है वो भी आपको बताता हूं। कांग्रेस को करीब 39% वोट, बीजेपी को करीब 42% वोट, यानी कांग्रेस से 3% ज्यादा, और अन्य को 19% वोट। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की पिछले चुनाव से तुलना करें तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी की सीटें जो हैं वो पिछले बार घट के 73 हो गई थी, इस बार बढ़कर 128 तक जा सकती है। कांग्रेस बढ़कर 100 पे चली गई थी 2018 में, जो कि 2013 में 21 पे थी, वो घटकर फिर 72 पर आ रही है। यानी एक तरह से रिवर्सल हो रहा है जो कि पिछले बार हुआ था, जो कि राजस्थान का पैटर्न रहा है। अब सवाल यह है कि राजस्थान में किसके नाम पर वोट पड़े। यह आपको आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा किसी एग्जिट पोल में। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान के वोटर्स ने कांग्रेस को गहलोत के चेहरे पर वोट दिया। हमने जब लोगों से पूछा कि किसके नाम पर वोट किया कांग्रेस को, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर 47% वोट पड़ा, जन कल्याणकारी योजनाओं पर 25% वोट, ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे पर 12% वोट और पारंपरिक मतदाता 16% वोट। यानी राहुल गांधी का तो लोगों ने नाम भी नहीं लिया। जो वोट पड़ा है बढ़कर, या जिससे जितनी सीटें भी आ रही हैं, वो अशोक गहलोत के नाम पर आ रही हैं। राहुल गांधी के नाम पे कुछ नहीं, नीलबटे सन्नाटा। जबकि हमने राजस्थान के वोटर से पूछा कि बीजेपी को किसके नाम पे चेहरे पे वोट किया, तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर 26% लोगों ने वोट किया। मोदी का चेहरा जो है, मोदी का हिंदुत्व के नाम पर 26% ने वोट किया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 28% लोगों ने वोट किया। चुनाव राज्य का है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर भी 28% लोग वोट कर रहे हैं। 14% राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं और वर्तमान सरकार से जो नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी है उसके नाम पर 32% वोट पड़ा है। यानी आप हिंदुत्व, मोदी का चेहरा और राष्ट्रवाद मिला दें तो करीब करीब 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिल जाता है।
और इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में क्या होगा जब अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर और उनके हिंदुत्व की बातों पर इतना वोट पड़ रहा भर भर। आप अंदाजा लगा लीजिए 2024 में राजस्थान में क्या होने वाला है और देश में क्या होने वाला है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में महिला और पुरुष वोटर ने किस पार्टी को वोट किया? अब आपको यह भी बताता हूं। बीजेपी को पुरुष वोटर 43% वोट कर रहे हैं, करीब 44%, और 37-38% पुरुषों ने कांग्रेस को वोट किया। महिला वोटर राजस्थान में उल्टा हुआ है। राजस्थान में इस बार करीब 40% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है, जबकि कांग्रेस के लिए 42%। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री को चेहरा दिखाया गया एग्जिट पोल में, लोगों ने कहा कि नहीं हमने अशोक गहलोत के नाम पे वोट किया, उसमें अशोक गहलोत ने जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई उसका योगदान हो सकता है, इसलिए यहां कांग्रेस को महिलाओं का वोट मिला। राजस्थान के एग्जिट पोल के मुताबिक समाज के किस पेशे के लोगों ने किस पार्टी को वोट किया उसका डेटा भी सुनिए। इससे आपको पता चलेगा कि 2024 में क्या हो सकता है। किसानों का वोट 43% कांग्रेस को गया है, 42% बीजेपी को गया है। गृहिणियों का वोट 55% कांग्रेस को गया है, जबकि बीजेपी को 35%। यानी अशोक गहलोत की महिला सेंट्रिक योजनाएं गृहिणियों को पसंद आई राजस्थान के अंदर। छात्रों का वोट 44% छात्रों ने बीजेपी के लिए वोट किया, जबकि 38% ने कांग्रेस के लिए। यानी हम मध्य प्रदेश देखें या राजस्थान देखें, हर जगह छात्र जो यूथ है वो बीजेपी के साथ दिख रहा है। दिहाड़ी मजदूरों ने 47% कांग्रेस के लिए वोट किया, जबकि 40% ने बीजेपी के लिए। प्राइवेट नौकरी वालों ने 51% ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 36% ने कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में भी प्राइवेट नौकरी वालों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिए। 43% बेरोजगारों ने बीजेपी को चुना है, एग्जिट पोल का दावा है। 37% कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। रिटायर्ड यानी बुजुर्ग लोगों में बीजेपी 38% की पसंद है, जबकि 51% कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। यानी यहां उल्टा है। व्यापारी और दुकानदार 46% की पसंद बीजेपी, जबकि 40% व्यापारियों और दुकानदारों की पसंद कांग्रेस है। सरकारी नौकरी वाले 54% सरकारी नौकरी वाले कांग्रेस के साथ हैं राजस्थान में भी, और बीजेपी के साथ मात्र 25%। यानी मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरी वाले कांग्रेस के ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे के साथ गए, ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल में। और राजस्थान में भी सरकारी नौकरी वाले कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, यह दिख रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाई, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस को वोट दिलवा रही। हालांकि कांग्रेस या सरकारी नौकरी वाले इतने नहीं हैं कि उससे बहुमत आ जाए राजस्थान में कांग्रेस को, लेकिन वोट ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर शिफ्ट हो रहा है, यह दिखता है। राजस्थान में किस जाति ने किस पार्टी को कितना वोट किया, कांग्रेस का जातिगत जनगणना का कार्ड कितना चला, अब आपको यह बताता हूं। जाटों ने बीजेपी के लिए 41% वोट किया एग्जिट पोल के मुताबिक, जबकि कांग्रेस के लिए 34%। राजपूतों ने बीजेपी को 68% वोट किया है, जबकि 17% ने मात्र कांग्रेस को किया। ब्राह्मणों ने भर भर के बीजेपी को वोट दिया एग्जिट पोल के मुताबिक, 66% बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 20%। वैश्य समाज बीजेपी के लिए 50%, कांग्रेस के साथ 35%। गुर्जर अगर आपको यहां दिखाऊं, जरा देखिए, गुर्जरों को आप देखेंगे, जरा यहां डालिए। गुर्जरों को अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, जो गुर्जर वोट है वो देखिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को मात्र 36% और बीजेपी के लिए 49%। यानी गुर्जरों ने भी बीजेपी के लिए भर भर के वोट किया है। और ये मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे सचिन पायलट की वजह से ये वोट कांग्रेस से छिटक सकता है, वो होता हुआ दिख रहा है। मेघवाल समाज कांग्रेस के साथ गया है 64% और बीजेपी के साथ 23%। बाकी सारा समाज इस वक्त बीजेपी के साथ खड़ा है। मीणाओं ने, इन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया है 55% और बीजेपी के लिए 42%। माली कांग्रेस के लिए 60%, बीजेपी के लिए 31%। अब देखिए मुस्लिम वोट 81% कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ 11%। और एग्जैक्टली यही 81-11 का आंकड़ा था मध्य प्रदेश के लिए।
अब आप सोचिए, जब मुसलमान 81% कांग्रेस को भर भर के वोट दे रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के मुताबिक, तो भाई तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी? इतना बल्क में हिंदू का वोट तो मिलता नहीं किसी को भी। जब 81% वोट मिलने की बातें आएंगी तो भाई आदमी तो चुनेगा ही ना, उसको नेता तो चुनेगा ही। अगर एग्जिट पोल को आप देखें तो राजस्थान को लेकर यह क्लियर होता है कि पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होगी। वहां अशोक गहलोत सरकार की वापसी नहीं हो रही है। पीएम ने कहा था कि गहलोत की सरकार अब कभी नहीं बनेगी। अशोक गहलोत की योजनाओं का जो डंका पीटा गया वो नहीं चलता दिख रहा। राजस्थान में पीएम मोदी की गारंटीज पर जनता ने भरोसा किया। राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड भी रहा है, वो भी हो रहा है। बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की पीएम मोदी की रणनीति काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टकराव का फायदा भी बीजेपी को हुआ है। और जो बीजेपी में टकराव था, भाई वसुंधरा को आगे नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको कंट्रोल कर लिया गया। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी, आज एग्जिट पोल के ये आंकड़े देखकर आपको वो याद दिलाता हूं। आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो, मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है। अब नतीजों के दिन क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एग्जिट पोल में कम से कम नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। आज एग्जिट पोल के आंकड़े से पहले अशोक गहलोत का बयान भी कई संकेत देता है। एग्जिट पोल आए भी नहीं थे और अशोक गहलोत ने आज कहा कि अगर बीजेपी का धर्म कार्ड चल गया तो अलग बात है, धर्म का कार्ड नहीं चला तो कांग्रेस सरकार बनाएगी। यानी अशोक गहलोत ने पहले ही तैयारी कर ली है कि अगर नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया तो किसे ब्लेम करना है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी का वोटर भी मानेगा कि मुख्यमंत्री ने काम करने में कोई कमी नहीं रखी। यानी क्या ये एक तरह से सचिन पायलट पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी भी है कि गहलोत ने तो अच्छा किया लेकिन पायलट ने गड़बड़ कर दी। एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनिए। मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसत से नजर है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये एक बड़े कमाल की बात है। अगर कोई किसी को हिंदुओं का वोट भर भर के मिल जाए तो वो पोलराइजेशन हो जाता है, वो धर्म के नाम पर वोट लेना होता है। लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को भर भर के पड़ रहा है, तो ये सेक्युलरिज्म में आता है। गजब परिभाषा इस देश में चलती है। हालांकि एक तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं दिख रहे, दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी के नेता प्रचंड बहुमत का दावा कर रहे हैं। एक बार उसको भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं छत्तीसगढ़ की। क्या लगता है? देखिए, मैं न तो सट्टा बाजार देखा है ना एग्जिट पोल अभी तक देखा है, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में मुझे जाने का, प्रवास करने का अवसर मिला। मैं जनता का जो स्नेह समर्थन और आशीर्वाद मिला है मोदी जी को और भाजपा को, उसके आधार पर और कार्यकर्ताओं ने जो श्रम और परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में इस बार बनने वाली है। यही दावा कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। वो तो 150 से ऊपर 156 की बात कर रहे थे। 156 की बात करने वाले अभी 3 दिन पहले 80-90 पर आ गए थे और 3 तारीख को 50 से। चुनाव के समय जिस तरह से लोग आनंद से, खुशी से, हर्षोल्लास के साथ जो वोटिंग कर रहे थे, जो त्योहार का जो माहौल था, वो त्योहार का माहौल तभी होता है जब एक उत्साह होता है परिवर्तन का। तो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 4 दिसंबर को
अखबार की सुर्खियां होंगी पूर्ण बहुमत के साथ या प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है। गहलोत साहब का समय खत्म। सबके अपने अपने दावे हैं। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद एक राज्य और है जहां से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, और वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की ही तरह कांग्रेस की सरकार है और वहां भी कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो सरकार रिपीट करेगी। जब वोटिंग नहीं हुई थी, इलेक्शन नहीं शुरू हुए थे, तब तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी 10, 15, 20 सीट पर सिमट के रह जाएगी। छत्तीसगढ़ को लेकर पोल ऑफ पोल्स में क्या अनुमान लगाया जा रहा है, पहले वो आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा। पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 90 सीटों वाली विधानसभा में 47 सीट आ सकती है। यानी जो बहुमत के लिए आंकड़ा है 46 का, उससे मात्र 1 सीट ज्यादा। और बीजेपी 40 तक पहुंच रही है, और यह बीजेपी के लिए बड़ी बढ़त होगी अगर वो ऐसा कर पाती है। और इसका मतलब यह भी है कि अगर 47 और 40 का आंकड़ा है तो यह ऊपर नीचे भी हो सकता है और छत्तीसगढ़ में खेल भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ भी वो राज्य है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि यहां कांग्रेस के सामने बीजेपी टिक नहीं पाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। बहुमत के पार कांग्रेस दिख रही है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे नहीं है। आप देखिए हर एग्जिट पोल में 45, 41, 45, 41, 46, 41, 47, 40, 48, 39 का मामला है। कहीं भी जो आप देखेंगे, सिर्फ नवभारत का एग्जिट पोल छोड़कर कांग्रेस पार्टी 50 तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उलटफेर की संभावना है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत क्लोज फाइट होने का अनुमान लगाया है, और इसको अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि मामला पलट भी सकता है। वैसे टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन अगर आप वोट परसेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। कांग्रेस को वोटिंग परसेंटेज की बात करूं, कांग्रेस को करीब 46% वोट छत्तीसगढ़ में मिलता दिख रहा है, बीजेपी को 42.5% और अन्य को करीब करीब 11%। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के पिछले बार के चुनाव से तुलना कीजिएगा तो पिछले बार कांग्रेस को 68 सीट मिली थी, जबकि एग्जिट पोल में आप देखेंगे इस बार कांग्रेस को 10 से 20 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जबकि बीजेपी की सीटें दोगुनी होती भी नजर आ रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में पिछली बार 15 सीट पर सिमट गई थी, और इस बार एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। आप सोचिए, बीजेपी ने गजब का गेन किया है, ऑलमोस्ट मतलब डबल से भी ज्यादा भाई, और कांग्रेस जो है वो नीचे गिर गई है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों पर जब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने 75 सीटें मिलने का दावा ठोक दिया। एक बार भूपेश बघेल को सुनिए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में लोगों ने अगर कांग्रेस को वोट किया है, और इतना टाइट मामला है भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में बीजेपी की सीटें वोट शेयर करीब 10% बढ़ता दिख रहा है। तो यह किस वजह से हुआ है? तो हमने पूछा कि कांग्रेस को वोट किस बात पे दिए बॉस? तो लोगों ने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर 34%, जन कल्याणकारी योजनाएं 18%, सरकार का अच्छा काम 31%, पारंपरिक मतदाता 17%। यानी यहां भी राहुल गांधी का चेहरा देखकर किसी ने वोट नहीं किया है। अब आप सोचिए 2024 में क्या होगा। लेकिन हमने फिर छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछा कि बीजेपी को अगर वोट दे रहे हो तो किस बात पे दे रहे हो, ये भी बताओ। तो लोगों ने कहा कि हिंदुत्व की बात पर 12%, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर 33% लोग, विधानसभा का चुनाव है लेकिन 33% लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट कर रहे हैं। लोक लुभावन वादे पर 28% और वर्तमान सरकार से नाराजगी यानी एंटी इनकम्बेंसी 27%। यानी हर जगह आपको यह कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर लोग वोट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, जबकि नरेंद्र मोदी को सीएम नहीं बनना है। अब आप सोचिए, जब नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके काम पर 2024 में वोट पड़ना होगा तो यह 33% कहां जाएगा? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के नतीजों में हम आपको 2024 का हिसाब भी दिखा रहे हैं, और यही हाल रहा तो इंडी गठबंधन स्वाहा हो जाएगा 2024 में। और सिर्फ इसी वजह से स्वाहा नहीं होगा इंडी गठबंधन, इसलिए भी स्वाहा होगा कि अगर कांग्रेस की 1-2 जगह जीत हो गई। आज सलमान खुर्शीद ने हमारे चैनल पे कह दिया कि भाई इंडी गठबंधन में हम जो है बड़ी भूमिका निभाएंगे अगर हम इस तरह से जीतते हैं तो भैया वहां पे अभी तो ये लोग अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को नहीं सटा रहे थे,
उसके बाद तो सबको कौन ही मार देंगे कि हटो अब राहुल जी लीड करेंगे। तो इंडी गठबंधन के लिए बुरा संकेत है ये। हालांकि छत्तीसगढ़ में महिला और पुरुष वोटर किस पार्टी की तरफ उनका रुझान दिखा है, अब जरा ये आंकड़ा देखिए। छत्तीसगढ़ में 42% पुरुषों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, जबकि 47% ने कांग्रेस के। महिला वोटर 45% कांग्रेस और 41% बीजेपी के साथ गई है। छत्तीसगढ़ में किसान, छात्र, बेरोजगार ये किसके लिए वोट कर रहे थे? व्यापारियों ने बीजेपी के लिए वोट किया 48%, कांग्रेस के लिए 46%। दिहाड़ी मजदूर बीजेपी के लिए 38%, कांग्रेस के लिए 53%। किसान कांग्रेस के लिए 64%, बीजेपी के लिए 32%। और ये जो कर्ज माफी का वादा किया गया था, ये उसी का इंपैक्ट बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए किसान भर भर के वोट कर रहा है। सरकारी नौकरी वाले बीजेपी के लिए 29%, कांग्रेस के लिए 56%। यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर सरकारी नौकरी वाले लोग बीजेपी से दूर जा रहे हैं। गृहिणियां बीजेपी 43%, कांग्रेस 46%। प्राइवेट जॉब वाले बीजेपी के लिए 48%, कांग्रेस के लिए 43% वोट कर रहे हैं, एग्जिट पोल का दावा है। बुजुर्ग यानी रिटायर्ड लोग 51%, कांग्रेस, बीजेपी के लिए 42%। छात्र यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पहली पसंद बता रहे हैं 46%, जबकि बीजेपी 42%। बेरोजगारों की पहली पसंद बीजेपी है 49% और कांग्रेस मात्र 35%। यानी छत्तीसगढ़ में भी जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काम करता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड चलता नहीं दिख रहा। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग ने किस पार्टी को कितने वोट दिए, अब यह सुनिए। अदर बैकवर्ड कास्ट 52% बीजेपी के साथ जा रहा है, एग्जिट पोल का दावा है, कांग्रेस के साथ 41%। शेड्यूल कास्ट 54% कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ 31%। शेड्यूल ट्राइब कांग्रेस के साथ 58%, बीजेपी के साथ 30%। मुसलमान यहां भी 80% मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए 13% मुसलमान कर रहा है। सामान्य वर्ग बीजेपी के लिए 59%, कांग्रेस के लिए 32%। यानी एग्जिट पोल्स की अब अगले 2 दिन तक चर्चा चलेगी, लेकिन असली रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे और तब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। लेकिन हमारे पास जो एग्जिट पोल के ये बहुत ही अलग आंकड़े थे, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जिससे अंदाजा लगे कि अगर यही आंकड़े रिजल्ट में कन्वर्ट हुए तो 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पाठशाला में अब नरेंद्र मोदी से जुड़ा वो अनसुना किस्सा जिसमें उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एक अजनबी की मदद की थी। एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया था कि एक दिन जब नरेंद्र मोदी बैठक के बाद सीएम ऑफिस से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि गेट के बाहर सड़क के किनारे एक शख्स खड़ा है और मदद के लिए हाथ हिला रहा है। उस शख्स को देखकर नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवाया और कहा कि क्या हो गया, बताओ आप क्यों खड़े हो यहां पर। जिसके बाद पता चला कि शख्स दक्षिण भारत से गुजरात घूमने पहुंचा था और उनकी पत्नी अचानक बीमार हो गई थी, जिसे इलाज के लिए अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं बचे थे। नरेंद्र मोदी ने पूरी कहानी सुनी और इस अजनबी शख्स की पत्नी के इलाज के लिए फौरन अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के कुछ वक्त बाद नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के उस राज्य में कार्यक्रम था जहां का वो अजनबी शख्स था जो मिला था। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम वाली जगह के बाहर उस शख्स ने छोटे छोटे पोस्टर लगाए थे जिसमें लिखा था कि कोई मुझे नरेंद्र मोदी से मिलवा दो, उन्होंने मेरी मदद की थी। हालांकि नरेंद्र मोदी हर दिन तमाम लोगों की मदद करते रहते थे, ऐसे में वो इस बात को भूल भी चुके थे, लेकिन वो उस आदमी को याद था और वो मिलने के लिए पहुंचा। और अब आगे